Good morning student. Subject Science Chapter 4 to be continued. Reactions with bases. Activity 4.7 do be demonstrated by the teachers during the preparations of sodium hydroxide solutions. Care should be taken that plates of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 plates of it in 5 ml of water. Drop a piece of aluminium foil into it. Bring a burning match stick near the mouth of the test tube. Observe carefully. Teachers डेमोन्स्ट्रेटेड करो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस बनाते टाइम ये केयर रखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्लेट्स प्लास्टिक की स्पून से ही हिलाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3/4 प्लेट्स को 5 ml वाटर में डिसॉल्व सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्रेश सॉल्यूशंस में बनाओ। इसमें एल्यूमिनियम फॉइल को 1 पीसेस डालो। टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास बर्निंग मैच लाओ। केयरफुली ऑब्जर्व करो। What does the pop sound indicated as before? The pop sound indicates the presence of hydrogen gas. ये पॉप साउंड जैसी साउंड क्या है? बिफोर के जैसे पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंट में बताता है। मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस। मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड करते हैं। Reactions of non-metal with base are complex. Non-metal base के साथ का react complex है। Displacement reactions recall the activity of the reactions between copper sulfate and iron that you performed in class 7. Let us obtain some more reactions of that kind. स्टैंडर्ड 7 में करे हुए ये एक्टिविटी कॉपर सल्फेट और आयरन के बिटवीन की एक्टिविटी याद करो। चलो इस टाइप के मोर रिएक्शंस ऑब्जर्व करें। एक्टिविटी 4.8 टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 4.6a. 100 ml के 5 बीकर लो। उनके A, B, C, D और E ऐसे लेबल लगाओ। सभी बीकर में लगभग 50 ml जितना वाटर लो। सभी बीकर में 1 टीस्पून फुल जितना सब्सटेंस फिगर्स 4.6 में इंडिकेटेड डिसॉल्व करो। Keep the beakers
distribute for some time. Record your observations in your notebook. बीकर को अनडिस्ट्रीब्यूट बगैर समटाइम्स रहने दो। आपके रिकॉर्ड बुक में ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करो। इसमें आपको बीकर बताया हुआ है ABCDE। 50 ml इसमें आपको क्या करना है, वाटर डालना है। इसके बाद 1 टीस्पून आपको सब्सटेंस ऐड करना है और सम टाइम्स के लिए इसे बिना हिलाए आपको रखना है। रिकॉर्ड बुक में आपको ऑब्जर्वेशंस नोट करना है। बीकर ए में कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक ग्रैन्यूल ऐड किया गया है। बीकर बी में कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन नेल Fe। बीकर सी में जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर टर्निंग Cu। इसी तरह बीकर डी में आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर टर्निंग कॉपर। बीकर ई में जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस आयरन नेल Fe, जिसमें आपको बीकर ए और बीकर बी में चेंजिंग हुई है, जबकि बीकर सी, डी और ई में कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंजिंग। What changes do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solutions. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate CuSO4. That is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reactions can be represented as follows: copper sulfate CuSO4 plus zinc कॉपर सल्फेट ब्लू। फिर इसका रिएक्शंस जिंक सल्फेट ZnSO4 कलरलेस प्लस कॉपर रेड। वेरियस बीकर में आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं? आपने रीड किया है कि वन मेटल्स अनदर मेटल्स को उसके कंपाउंड से इक्वेशन सॉल्यूशंस करते हैं। ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर का रिप्लेसिस करते हैं, इसलिए कॉपर सल्फेट को ब्लू कलर दूर होता है और रेड कलर्स का पाउडर जैसे कॉपर का बॉटम बीकर के नीचे जमा होता है। नीचे ये रिएक्शंस रिप्रेजेंट बताया है। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, इसका रिएक्शंस होकर कलरलेस जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर रेड कलर। You can write down the reactions taking place in beaker B in a similar manner. बीकर बी में होने वाले रिएक्शंस को भी आप सिमिलर राइट कर सकते हैं। I have understood the reactions taking place in beakers A and B, but I am still confused why there is no change in beakers C, D and E.
बीकर ए और बीकर बी में होने वाले रिएक्शन तो मैं समझ नहीं पाती, आई अंडरस्टूड, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि बीकर सी, बीकर डी और बीकर ई में किस लिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। बीकर ए और बीकर बी में होने वाले रिएक्शंस को मैं समझती हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि बीकर सी, बीकर डी और बीकर ई में क्यों कोई चेंजेस नहीं हो रही है। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. बीकर सी में कॉपर के ज़रिए जिंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा और ई में आयरन के ज़रिए जिंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। इसी तरीके से सिमिलरली बीकर डी में आयरन का डिस्प्लेसमेंट कॉपर के ज़रिए हुआ होगा। Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that science is not arbitrary. If it follows definite rules based on fact, and the rules here is that zinc is more reactive than copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reactions in beakers D and E also. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? जो बीकर सी में कोई भी चेंज नहीं दिखाई देने से अपने ऐसा मान लेंगे कि कॉपर ये जिंक सल्फेट में से जिंक का रिप्लेसमेंट होकर रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? जो बीकर ए में जिंक ये कॉपर के रिप्लेस कर सकते हो तो बीकर सी में कॉपर पर किस लिए जिंक को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं? रिप्लेस नहीं कर सकते। याद करो कि साइंस ये आर्बिट्ररी वर्क नहीं करते, ये डिफिनाइट रूल्स के मुताबिक रिएक्ट करते हैं। और यहाँ रूल ये है कि जिंक ये कॉपर और आयरन से रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स का रिप्लेस करता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का रिप्लेस कर नहीं सकते।
अब आपको समझ गए होंगे कि किस लिए बीकर डी में और बीकर ई में रिप्लेस रिएक्शंस में नहीं होता। क्या आप जिंक आयरन और कॉपर को मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव ऐसे सीक्वेंस में लिख सकते हैं? रिपीट नाउ। जो कि बीकर सी में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देने से बीकर आपने ऐसा मान लेंगे कि कॉपर ये जिंक सल्फेट में से जिंक का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? जो बीकर ए में जिंक ये कॉपर को रिप्लेस कर सकते हो तो बीकर सी में कॉपर पर किस लिए रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते? याद करो कि साइंस ये आर्बिट्ररी वर्क नहीं करते, ये डेफिनाइट रूल्स के मुताबिक रिएक्ट करते हैं। और यहाँ रूल्स ये है कि जिंक ये कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस करता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर नहीं सकते। अब आपको समझ गए होंगे कि किस लिए बीकर डी में और बीकर ई में रिप्लेस रिएक्शंस नहीं होता। क्या आप जिंक आयरन और कॉपर को मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव ऐसे सीक्वेंस में लिख सकते हैं? 4.3 Uses of metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, train, satellite, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. अब आपको समझ गए होंगे कि किस लिए मेटल का यूज़ मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा बनाने में यूज़ होता है। आप कितने ही नॉन मेटल्स यूजेस से भी फेमिलियर होंगे। ये यहाँ सम इंटरेस्टिंग यूजेस दिए गए हैं। हम श्योर हैं कि आप इनको बराबर पहचान सकते होंगे। यहाँ हमें 5 यूजेस मेटल्स और नॉन मेटल्स के दिए हुए हैं जो हम रीड करेंगे। Number 1, non-metals is essentials for our life, which all living beings inhale during breathing. Non-metal अपने लाइफ के लिए ज़रूरी है, जिसको ऑल लिविंग सांस लेने के दौरान सांस लेते हैं। सेकेंड, नॉन मेटल्स used in fertilizers to enhance the growth of plants. फर्टिलाइजर्स में नॉन मेटल्स का यूज़ होता है, जिसके लिए प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। 3 नंबर, नॉन मेटल्स
used in water purifications process. नॉन मेटल्स वाटर को प्यूरिफिकेशंस करने के प्रोसेस में यूज़ होता है. नंबर 4, नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड solutions which is applied on wounds as an antiseptic. नॉन मेटल्स पर्पल कलर के सॉल्यूशंस में यूज़ होता है जो एंटीसेप्टिक तरीके से चोट, वॉन्ड्स मीन्स चोट के ऊपर अप्लाइड किया जाता है. लास्ट, नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स. नॉन मेटल्स क्रैकर में यूज़ किया जाता है. यू मे एड some more uses of metals and non-metals from your experiences. आप अपने एक्सपीरियंस से मेटल्स और नॉन मेटल्स को ज़्यादा यूज़ आने वाले ऐड कर सकते हैं. यहाँ अपना साइंस का चैप्टर 4 कंप्लीट.